बच्चों आज हम लोग बात करेंगे करंट लूप। अभी करंट लूप तो पहले भी हम लोगों ने नाम सुना था। करंट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नाम सुना था। मैग्नेटिक फील्ड किसके? करंट, सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पर, ऐसा देखा था। अभी जब हम बात करने जा रहे हैं वह है, क्या हो जाएगा, लिखा क्या है, करंट लूप पर, यानी एक करंट लूप पर मैग्नेटिक टॉर्क कब लगता है? जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो ये चीज हमारे देखेंगे। और ये जो फिगर्स बने हुए हैं, तीन चार आपके सामने दिख रहे हैं, आप ये ओरिएंटेशन शो कर रहे हैं, किसी करंट लूप के ओरिएंटेशन को ये शो कर रहे हैं। कहाँ पर? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। सेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड मैंने बहुत ज़्यादा ड्रॉ नहीं किया है, कोई लाइन थोड़ी मोड़ी अभी हम मार्क करेंगे, वहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस को या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मार्क करेंगे। लेकिन अभी तक क्या किया हुआ है, बस करंट लूप्स बनाए हुए हैं और करंट की डायरेक्शन, इन चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन आपके सामने ड्रा किया हुआ या मार्क किया हुआ, ठीक। और ये जो इसकी टर्निंग है दिखाया हुआ है कि अभी टर्न हमने मार्क तो नहीं किया, लेकिन वो आपको कैसे टर्न कर रहा है या कराया जा रहा है ये आपको दिखाएंगे। और उसके साथ इस पर किस तरह का टॉर्क और कैसे वेरी कर रहा है ये भी बताएंगे। तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। तो ये करंट लूप है, ये रेक्टेंगुलर करंट लूप है। अभी जो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है ना, वो रेक्टेंगुलर करंट लूप है। इस रेक्टेंगुलर करंट लूप की साइड्स, लेंथ और ब्रेड्थ, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह अप्लाई किया गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वाली साइड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, चाहे कोई भी ओरिएंटेशन। तो ये कुछ ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। और आइए मेरे करके इसमें समझते हैं फिगर्स को और देखते हैं कि करंट लूप पर कैसे टॉर्क लगता है। तो आइए, ये जो रेक्टेंगुलर करंट लूप वही है, एक ही के चार क्या दिखाए हुए हैं, आपके ओरिएंटेशन दिखाए हुए, चार पोजीशन दिखाए हुए हैं। और यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं आपको, certainly they are showing magnetic field, external magnetic field applied. Okay, so this is magnetic field. Okay, this is axis about which this loop is rotating, or it is free to rotate. Okay, here this is axis, okay, about which rotation is shown. So let us see forces. Certainly you know magnetic force acts on current conductor when it is placed in external magnetic field. Okay, so external magnetic field यहाँ पर क्या है, B। अगर ऐसा हम दिखाते हैं तो फील्ड की स्ट्रेंथ ये B है, और यहाँ पर ये जो लूप है उसकी लेंथ हम यहीं से स्टार्टिंग में लेते हैं कि ये जो PQRS, इस लूप को हम इसका नाम दे रहे हैं PQRS। तो PQ क्या है? PQ इसकी लेंथ मान लेते हैं L, QR PQ है और यही किसके इक्वल है? RS के इक्वल है। ओके, और QR और SP ये किसके इक्वल है? ब्रेड्थ B। So PQ equals RS, and this is equal to L. This is length of rectangular current loop, and B is the breadth. Okay, and arrangement is such that magnetic field is always perpendicular to the length side. Okay, this is very simple to understand here. Its length side is always perpendicular to the magnetic field, means it is placed like this. Okay, so let us use a cardboard. Okay, this is a cardboard, it is rectangular in shape, and
I am arranging it like this. Okay. Suppose this is a loop here. This is planar loop. This is not a loop, but it is a rectangular sheet here. So this is, suppose this is boundary here along which loop is there. PQRS. तो PQRS ऐसा लिखा हुआ है और ये इस तरह हमने लिया। तो लेंथ यहाँ पर, ब्रेड्थ ये और ये, यहाँ जो दोनों टर्मिनल्स दिखाए हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतना ओपन टर्मिनल दिखाएं ऐसा, वैसे हिंट के लिए बता दिया कि हाँ यहाँ से करंट बाहर नहीं है, यहाँ एंटर कर रही है, ये बहुत पास में हो सकते हैं, ये सटा हुआ हो सकता है एकदम से। तो ये ब्रेड्थ बी है, ये बी है, ये एल है, ये एल है, पी क्यू आर एस ऐसा हमने मार्क कर दिया। अब करंट भी वैसा ही था, पी क्यू आर एस इस तरह से। सो पी क्यू आर एस इधर करंट, और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ अप्लाई किया हुआ है वो मेरे लिए राइट टू लेफ्ट है। राइट टू लेफ्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट होगा। तो आपके लेफ्ट राइट मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है। एंड इफ दिस लूप इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, ओके, then you can easily understand here this side and this side they will be perpendicular to the magnetic field always. magnetic field तो ऐसे ही है, magnetic field ऐसे ही है, और यहाँ पर magnetic field डायरेक्शन है। तो चाहे वो इस पोजीशन में होगा ऐसे, तभी magnetic field इसके परपेंडिकुलर, चाहे ऐसे होगा तो भी परपेंडिकुलर इस साइड के, ऐसे होगा तो भी इस साइड के परपेंडिकुलर है, ऐसे होगा तो भी इस साइड के परपेंडिकुलर है, ऐसे हो तो परपेंडिकुलर है। तो हर हाल में ये लेंथ वाली साइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और ये साइड ऐसी साइड नहीं है, ये जो साइड है ये आर्म है लूप का, इस लूप का ये आर्म है, ये भी। तो इन आर्म्स में करंट है, और वह करंट चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। फोर्स लग रहा होगा इस पर, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। अगर इसकी लेंथ एल है तो आप जानते हैं यह फोर्स कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज I इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा। हियर थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन फ्लो ऑफ चार्जेस, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज हियर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन दिस ब्रांच in this side or in this arm is perpendicular to the magnetic field. Then certainly IBL sin theta, this force will be IBL, okay, and same force will be here, but directions will be different. PQRS, okay, PQRS, करंट अगर P से Q है, इधर से इधर की ओर है, ऐसा इमेजिन करिए कि करंट इधर से इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर, मेरे लिए राइट टू लेफ्ट, आपके लिए लेफ्ट टू राइट, फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा इस पर, नीचे। ये यहाँ होगा, ये आर्म ऊपर होगी तो भी फोर्स नीचे होगा, ये आर्म यहाँ होगी तो भी फोर्स नीचे ही होगा ना, देखिए तभी फोर्स तो नीचे ही होगा। ये करंट तो वैसे होगी पीछे की ओर, करंट यहाँ पीछे की होगी और ये फील्ड उधर की ओर, फोर्स क्या है नीचे। और ऐसे ही यहाँ पर होगा तो भी क्या होगा, करंट इधर, करंट इधर, सो करंट तो ऐसे है, फील्ड उधर ही है, फील्ड तो सभी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सारी आर्म्स के लिए करंट क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उधर ही है, लेफ्ट टू राइट है आपके लिए। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये P जब यहाँ है तो करंट इधर, फोर्स किधर होगा, नीचे, फील्ड उधर, करंट पीछे और फोर्स नीचे। ये यहाँ आ जाएगा टर्न होके तो भी फिर वही, फील्ड उधर, करंट अंदर, फोर्स नीचे। ये यहाँ होगा तो भी फिर वही चीज होगा, करंट अंदर, फील्ड उधर और फोर्स नीचे। यहाँ होगा तो भी वही चीज होगा। तो यहाँ पर हमेशा अगर करंट P से Q है, यही P है ये Q है, तो करंट P से Q है तो फोर्स हमेशा इस पर नीचे ही होगा और वो IBL ही होगा। और वही करंट यहाँ पर भी है, ये PQRS, ये जो ओपन दिख रहा है ना थोड़ा सा ऐसा ये RS वाली साइड है, ये जहाँ ओपन नहीं है वहाँ PQ वाली साइड है। सो RS में भी करंट वही है, इधर
ओके। सो इधर भी करंट उतनी है, स्ट्रेंथ वही है, बस करंट क्या है, आर से एस आगे की ओर, यानी आपकी ओर करंट। मैग्नेटिक फील्ड वैसे आपके लिए लेफ्ट टू राइट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अब करंट यहाँ बाहर की ओर ऐसे। सो ये करंट इधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स पर क्या होगा ऊपर, तो आर एस वाली साइड पर फोर्स ऊपर होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आर एस वाली साइड पर फोर्स यहाँ ऊपर है। अब ये फोर्स, अब ये ऐसे भी आता है तो ऐसे आता है तो, या ऐसे आता है तो ऐसे आता है तो, जहां भी होगा फोर्स हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा, इस पर ऊपर होगा, इस पर नीचे होगा। तो ये हमेशा नीचे फोर्स होगा तो ये नीचे जाना चाहेगा, ये ऊपर आना चाहेगा, और ये यहाँ भी आ जाएंगे तो भी इस पर फोर्स क्या होगा, ऊपर, इस पर फोर्स नीचे, इस तरह खींच रहा होगा। और अगर ऐसे है तो क्या होगा, तब इस पर फोर्स ऊपर, इस पर फोर्स नीचे, तो ये क्या हो रहा होगा, ये इसको टर्न करा रहा होगा। तो जहां टर्न कराने की टेंडेंसी होगी वहां पर क्या होगा, टॉर्क होगा, यही टॉर्क है। और एक चीज और कि कोई भी सिस्टम इसको फील्ड में रखने पर ऐसा हुआ है, कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हमने मान लिया अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यहाँ और यहाँ दोनों एंड्स पर या दोनों साइड्स पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वही होगा। दोनों साइड्स में करंट सेम है, दोनों साइड्स की लेंथ सेम है, तो इन पर, और एंगल भी 90 डिग्री, चार्जेस की फ्लो की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये भी सेम है दोनों के लिए, तो इन पर फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। सो दीज फोर्सेस विल फॉर्म व्हाट, couple, and this couple will be giving torque, and this torque is what, it is on the loop in the magnetic field, and this torque is magnetic torque. So this torque is magnetic torque, and under the effect of this torque, this loop will tend to torque, okay, according to torque, and as it acquires the orientation such that this force becomes upward, this force becomes downward, okay, torque becomes zero, because in this orientation there is no tendency of turning. And also if this RS side is here and PQ side is here, again force will be like this, okay, ये ऊपर वाले पर भी नीचे फोर्स रहेगा, यहाँ है तब भी नीचे लग रहा था, ये यहाँ गया तो भी नीचे लग रहा था, करंट की डायरेक्शन वही है। तो ये इधर क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, दोनों ओर से प्रेस कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, टर्न करने की टेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ पर भी टर्न करने की टेंडेंसी नहीं है, और यहाँ पर भी टर्न करने की टेंडेंसी नहीं है ऐसे, और ऐसे है तो भी टर्न करने की टेंडेंसी नहीं है। इस ओरिएंटेशन में ये दोनों खींच रहे हैं ऊपर नीचे, और इस ओरिएंटेशन में क्या है, दोनों प्रेस कर रहे हैं, ये ऊपर से नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे से प्रेस कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हाँ, इस समय टॉर्क जीरो होगा, लेकिन टॉर्क क्या होगा, चेंज होगा, ओरिएंटेशन के साथ टॉर्क चेंज होगा, क्योंकि आप टॉर्क जानते हैं क्या होता है, इफ a couple is acting on a body, then certainly torque due to this couple is what, magnitude of one force multiplied by perpendicular separation between lines of forces। ये जो फोर्सेस दो लग रहे हैं, ये दो फोर्सेस एक पर नीचे एक पर ऊपर, या इस पर ऊपर इस पर नीचे लग रहे हैं, इनकी लाइंस के बीच क्या सेपरेशन है ना, ये लाइन एक पर नीचे फोर्स एक पर ऊपर फोर्स, तो इनके पीछे लाइन है, एक ये इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये है, तो इनके बीच क्या हो रहा है, ये फोर्स, तो इनके बीच एक गैप है, और जैसे ये टर्न होके ऐसे आएंगे तो लाइन, तो ये भी वर्टिकल अपवर्ड होगा, ये वर्टिकल डाउनवर्ड होगा एक बार फोर्स, लेकिन दोनों की लाइन कॉन्साइड कर जाएगी, तो फिर क्या होगा, तब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो ये ऊपर एक नीचे ऐसे, और यही साइड अगर टर्न करके ऐसे आ जाती तो भी होगा, एक ऊपर एक नीचे, दोनों की लाइन कॉन्साइड कर रही है, दोनों की लाइंस के बीच सेपरेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो टॉर्क क्या होगा, फिर जीरो होगा। तो हमने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर क्या सपोज कर लिया, आप यहाँ समझ सकते हैं। एक तो क्या हमने किया, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लिया, दूसरी चीज ये लूप को रेक्टेंगुलर लिया, तीसरी चीज ओरिएंटेशन ऐसा है कि लेंथ वाली साइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, हमारा अरेंजमेंट ऐसा है कि लेंथ वाली साइड के परपेंडिकुलर हमेशा फील्ड है। आप कहेंगे ब्रेड्थ वाली साइड की तो बात नहीं की, तो ब्रेड्थ वाली साइड की भी बात कर लेते हैं, उस पर क्या हो जाएगा, एक ही बार बात कर लें, तो उसके बाद फिर हम लोग इस पर आ जाएंगे फिगर पर।
तो ब्रेथ वाली साइड, अगर ये साइड हमने मान लिया था ये पी क्यू आर एस, तो क्यू आर यहाँ पर क्यू आर साइड, इसमें करंट क्या होगी, ऐसे होगी, और एस पी में करंट ऐसे होगी, एस पी में देखिए करंट इधर, क्यू आर में करंट ऐसे। इनका रिजल्ट अगर ये इस ओरिएंटेशन में है, ओके, ये ऐसे ओरिएंटेशन में है, मेडिकल के पैरेलल साइड, करंट चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन और मेडिकल के डायरेक्शन के बीच में एंगल 0 है। यहाँ पर क्या है, एंटी पैरेलल है, चार्जेस का फ्लो इधर है और मेडिकल इधर की ओर है, ओके, राइट टू लेफ्ट है मेरे लिए, आपके लिए लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, चार्जेस का फ्लो ऐसे और मेडिकल इधर, तो 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, यहाँ भी इस पर भी फोर्स हो जाएगा। लेकिन ये साइड जब ऐसे रही होगी तब क्या होगा, बीच में बदलेगा, बीच में ऐसे बदलेगा, ये ऐसा बदलेगा। अब सोचिए कि ये साइड अब वर्टिकल हो गई, ये भी वर्टिकल हो गई, इसमें करंट ऊपर है, एस है पी क्यू आर एस, तो एस पी ऊपर, करंट इधर, मेडिकल ऐसे, यहाँ पर क्या है, चार्जेस का फ्लो यहाँ नीचे है और मेडिकल फिर भी ऐसे, तो इन दोनों आर्म्स पर क्या होगा, फोर्स कैसे लग रहा है, फील्ड इधर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है आपको, तो फील्ड तो फिर ऐसे ही है, फील्ड तो हमेशा के लिए उधर ही है, तो यहाँ पर फील्ड इधर की ओर, करंट क्या है ऊपर, चार्जेस का फ्लो ऊपर, और तो फोर्स किधर होगा, अंदर की, तो इस आर्म का फोर्स किस पर, एस पी पर, अंदर की उधर की फोर्स होगा, तो इस वाले पर क्या होगा, इस वाले पर बाहर की होगा ऐसे, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, इनकी लाइन हमेशा एक ही होगी। तो जो ब्रेड्थ वाली साइड पर, इस ओरिएंटेशन में ब्रेड्थ वाली साइड पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस आपस में क्या है, उनकी लाइन सेम है, हमेशा कॉन्साइडिंग है, या ये जीरो फोर्स है, ऐसे है, ऐसे चेंज हो रहा है, हमेशा कॉन्साइडिंग है, या तो इधर खींचेंगे दोनों ओर, एक इधर एक उधर, या दोनों ओर से प्रेस करेंगे, so the lines of both forces will be coinciding in each orientation, so there will be no contribution in torque, there is no contribution of these two sides, breadth sides, in total torque acting on the loop, okay, so breadth वाली sides को आप इस मामले में आप उसको रिलैक्स दे सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं कि हाँ ये साइड्स, इस साइड का इफेक्ट कुछ नहीं होगा टॉर्क प्रोवाइड करने में, ठीक है, हो गया। तो अब आइए हम इस चीज को लेके चलते हैं फिगर में, क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए कुछ चीजें हमने जो कंसीडर कर रखा है वो क्या है, एक तो यही कर लिया है कि पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ओके, पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये मान लिया। दूसरी चीज क्या मान लिया, लूप इज रेक्टेंगुलर, लूप, करंट लूप इज रेक्टेंगुलर, जो स्पेसिफिकेशन है ये कह सकते हैं कि करंट लूप इज रेक्टेंगुलर, ओके, रेक्टेंगुलर। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वाली साइड के क्या है, परपेंडिकुलर, हमने अपना अरेंजमेंट ऐसा बनाया है, एक है, ओके, करंट लूप इज रेक्टेंगुलर, कैसा है ये, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका L लेंथ और ब्रेड्थ का है ये, और इन द अरेंजमेंट, in the arrangement क्या है, magnetic field is always perpendicular to the length side, magnetic field is always perpendicular to length side, ओके, सो ये लेंथ साइड के परपेंडिकुलर क्या है, हमेशा है, ये मान लिया।
कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है इसमें। अगला क्या है? कांस्टेंट करंट flowing along the path, which path? PQRS, ओके। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन हो गया, हमने कुछ अपने से ले लिया है ऐसा है। तो इसके बाद अब क्या देखते हैं, यहाँ पर फोर्सेस देख लेते हैं। ये हर एक साइड पर फोर्स क्या हो जाएगा? एल साइड है, आप जानिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर करंट के, तो लेंथ वाली साइड पर फोर्स क्या हो जाएगा? ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, magnitude of magnetic force acting on the length sides। अगर ये फोर्स देखिए क्या है, F1 और यहाँ पर फोर्स F2 है, ये वही चीज हर जगह है, F1 और ये फोर्स F2 है, यहाँ फोर्स देखिए F1, वही डायरेक्शन है, वही मैग्नीट्यूड है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। एक ही चीज चेंज हो रहा है, वो दोनों फोर्सेस की लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन चेंज हो रहा है। ये फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऊपर, F1 हमेशा ऊपर है, F2 हमेशा नीचे, और इनके बीच का बस गैप ही चेंज हो रहा है कि F1 ऊपर है, मान लीजिए F1 ऐसे, F2 ऐसे, ये चीज चेंज हो रहा है। यहाँ पर ऐसे है तो ये गैप बड़ा है, फिर ये थोड़ा सा टर्न हो रहा है तो ये गैप छोटा हो रहा है, और टर्न तो गैप छोटा हो जा रहा है, और टर्न हो रहा है तो सीधे आ जा रहे हैं, कॉन्साइड कर रही है दोनों की लाइंस, और अगर टर्न करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये गैप भी बढ़ेगा। तो ऐसा होगा। सो कैन ऑन द लेंथ साइड, magnitude of magnetic force acting on the length side, और ये लेंथ साइड कौन सी, L इज क्या हो जाएगा, magnitude of F1 equals magnitude of F2, okay, and this is nothing but I is the current in the loop, okay, suppose this is I, current is flowing in each loop, current is I here, so I is there, and F1, F2, these are forces, okay, in the side PQ, and you can take F1 force on side PQ, okay, this is general sequence of writing here. So let's write here F1, and this is F2, and here F1 and F2, F1 and F2, and this is here, PQ is here, so this is F1, and here this is F2, clear process. So IBL sin 90, ओके, पहले से बोल दिया कि लेंथ साइड ऐसा है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या है, लेंथ साइड के परपेंडिकुलर है, ऐसा अर्गुमेंट है। तो फिर IBL ये हो जाएगा IBL ऐसे, और ब्रेथ वाली साइड पर जो फोर्स होगा वो IBL यहाँ लिखे हुए, वहाँ IB जो स्मॉल b हो जाएगा, लेकिन वहां पर थीटा बदलता रहेगा, वहां पर एंगल ब्रेथ वाली साइड पर थीटा बदलता रहेगा, लेकिन कोई उनका टॉर्क प्रोवाइड करने में कोई रोल नहीं होगा। सो दीज फोर्सेस F1 and F2 will form a couple if field is uniform. These forces F1 and F2, okay, form a couple acting on
on the coil, on the loop. ओके, ये लूप पर ऐसा होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? Magnitude of one force, these are equal forces in magnitude, so magnitude of one force multiplied by perpendicular separation between these forces. This will give torque acting on the loop, or you can say couple. This is torque due to couple acting on the loop. Okay, so let us see now here. See the perpendicular separation. Okay. Here perpendicular separation is over. देखिए यहां पर परपेंडिकुलर ये फोर्स की लाइन है, किसकी? F1 की लाइन है। यहां ये कौन सी लाइन है? ये F2 की लाइन है। इनके बीच सेपरेशन क्या है? ये वाली सेपरेशन। आप समझ गए होंगे किसके इक्वल है? ये पूरा B के इक्वल है, ठीक है। और यहां पर ये सेपरेशन क्या हो जाएगा? और इसको भी हम इरेज करते हैं। हाँ, इसको देखते रहिए। सो ये लाइन देखिए और ये लाइन देखिए फोर्स। अभी ये क्या हो गया? बी से तो कम है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड वही है लेकिन यहां पर बी से कम है। यहां पर देखिए क्या लाइन, यहां पर दोनों की लाइन कॉन्साइड कर रही है, ठीक है। यहां दोनों की लाइन कॉन्साइड कर रही है ये। सो आर परपेंडिकुलर इक्वल्स बी। यहां देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं, यहां पर लिख दे पूरा आर परपेंडिकुलर इक्वल्स बी। हियर आर परपेंडिकुलर, ओके, हियर आर परपेंडिकुलर इक्वल्स 0 और यहां पर भी है, लेकिन ये क्या हुआ? ये रिवर्स हो गया कुछ, देखा है? यहां भी आर परपेंडिकुलर है, यहां कुछ हो जाएगा, कुछ तो टॉर्क हो जाएगा, थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में ले लिया। यहां टर्निंग कैसे दिखा रहे हैं? अब टर्निंग यहां पर ऐसे ही दिखा रहे हैं, ये यहां से देखने पर क्लॉकवाइज टर्निंग, ये क्लॉकवाइज टर्निंग ऐसे दिखा और वैसे इसको दिखा दिए, कंटिन्यू कर दिए तो क्लॉकवाइज टर्निंग। और परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। और ये सेपरेशन कैसे? यहां जब देख लीजिए एंगल कैसे बदल रहा है। यहां पर तो एंगल कितना है आप देख सकते हैं। अगर नॉर्मल आप यहां पर देखिए, ये अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहां पर आई, और अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं इस पर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना ये बना रहा हो? 90 डिग्री। यहां अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल बना रहा होगा, ये ऐसे। और यहां अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और इधर यहां पर ऐसे, ये नॉर्मल्स की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि अगर बाउंड्री हम यहां नॉर्मल की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें? हम पहले इसके लिए पहले बाउंड्री को देखते हैं कि बाउंड्री किधर की ओर है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। सो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे नॉर्मल किधर होगा, या कह सकते हैं उसका एरिया वेक्टर किधर होगा। तो ये देखिए पी क्यू आर एस, बाउंड्री एंटी क्लॉकवाइज इधर से है तो एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर, ऐसा होगा। तो पी क्यू आर एस ऐसा देखिए, ये जो पहली जो फर्स्ट फिगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी क्यू आर एस ऐसे, करंट इधर की ओर है, बाउंड्री एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखने पर है ना। ओके, अपसाइड डाउन देखेंगे तो बाउंड्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर होगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर की, कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। ये जब टर्न करके ऐसे आता है, सेकंड फिगर ये टर्न करके ऐसे आता है, सो बाउंड्री अब भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? इधर थोड़ा झुक जाएगा ये। और मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कैसे बनेगा? कितना बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर हॉरिजॉन्टल, इधर की ओर
और ये जो बन गया नॉर्मल इस पर ऐसे है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ऐसे ये एंगल बन गया, ये एंगल किसके बीच है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो यही एंगल हम यहाँ कंसिडर करते हैं। और ये वाला, ये साइड पूरी कैसे, ये तो पूरा का पूरा ही ऐसे, ये पूरा का पूरा ही देखिए ये क्या हुआ, ये पूरा पूरा नीचे चला जाएगा, ऐसे था पहले, ऐसे था, अब ऐसे आ जाएगा, आर एस ऊपर हो गया है, आर एस ऊपर हो गया, तो ये ऐसे। अब एरिया वेक्टर कैसे, ये देखिए यहाँ पर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ऐसा है, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। और उस केस में क्या हुआ, ऐसे से फिर ये इधर टिल्ट हो गया, तो यहाँ एरिया वेक्टर नीचे हो गया थोड़ा सा, और मैग्नेटिक फील्ड से वो उधर की ओर एंगल हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया एंगल। तो ये वो सिचुएशन हो गई। तो आइए फिर देखते हैं, अभी यहाँ पर ये एंगल से और ये परपेंडिकुलर सेपरेशन कोण कैसे रिलेट करें, ये हमको देखना है। तो ये वाला रिलेशन हम थोड़ा इसको 2 डायमेंशनल एक फिगर बना करके उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऐसे देखते हैं तो थोड़ा ठीक से क्लियर हो पाएगा। तो आइए एक और छोटा सा फिगर बनाते हैं, और वो कौन सी सिचुएशन में होगा, ये फोर्स याद रखिए आई बी एल साइन थीटा या आई बी एल, यहाँ पर भी थीटा यूज किया, थीटा का यूज और करेंगे, 90 डिग्री यूज कर लिया। अब आप इसको कुछ इस तरह इमेजिन कर रहे हैं, ये चीज कि मान लेते हैं करंट इसमें इधर है, ये करंट ऐसे है, आप बस यही वाला फेस देख पा रहे हैं, इधर वाला, ये जो ब्रेड्थ साइड है ना, बस इसी को देख पा रहे हैं। बस ये आप जानते हैं करंट इसमें एंटर कर रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, ये चीज जानते हैं, ब्रेड्थ वाली साइड देख रहे हैं, यहीं से नॉर्मल दिखाई दे रहा है ऐसे, ये ऐसे, अगर ये साइड ऐसे है तो नॉर्मल ऊपर की ओर है, ये साइड अगर ऐसे हो गया तो नॉर्मल ऐसे हो गया, ये साइड वर्टिकल हो गया तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये साइड थोड़ा और ऐसे झुक गया तो नॉर्मल इधर झुक गया, ऐसा इस तरह आप देख रहे हैं। वो ऐसा फिगर बनाना चाह रहे हैं 2 डायमेंशनल व्यू के लिए। तो यहाँ पर जो 2 डायमेंशनल व्यू है इसका देखिए अभी कैसा है कि यहाँ ये क्या लिखा, यहां पर पी क्यू साइड नीचे की ओर है, ठीक है, इधर पी क्यू साइड नीचे की ओर है, देखिए पी एंड क्यू, और यहां पर क्या है, यस और आर है, तो यस और आर ऐसे, ये ब्रेड्थ वाली साइड में लिख रही है, आपको जो बात पहुंचाना चाह रहे हैं आप तक वो ऐसे कि ये चीज आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये फेस ऐसा, तो नॉर्मल ऐसा दिखेगा। तो नॉर्मल कैसा दिखेगा, यहाँ पर जो नॉर्मल आपको सामने दिखेगा वो इस तरह नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये जो नॉर्मल दिख रहा है बी इधर है, और नॉर्मल यहाँ पर ये ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर भी लिख सकते हैं ऐसा। और ये एंगल टर्न किया थीटा, अब ये एंगल वो नहीं है जो आई बी एल साइन थीटा वाला थीटा नहीं है, वो तो 90 डिग्री है, वो तो हमेशा 90 डिग्री है। जो हाँ करंट की डायरेक्शन जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है, P से Q की ओर इधर इधर जा रहा है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां क्रॉस सेक लगा दे रहे हैं, और आर एस साइड में क्या हो रहा है, ये बाहर आ रहा है, ऐसे दिखा रहा है, तो नॉर्मल ऊपर क्यों होगा, कह रहे हैं P Q साइड ऐसे है, तो नॉर्मल कैसे होगा, आगे की ओर इधर होगा। सो दीज 2 फोर्सेस आर वेयर, ये फोर्सेस देखिए किधर की ओर है, आर एस पर फोर्स ऊपर है, देख रहे हैं आर एस पर फोर्स ऐसे ऊपर है ऐसा, ये फोर्स क्या है F2, ये देख रहे हैं, और पी क्यू पर फोर्स क्या है नीचे, ये फोर्स क्या है F2, और इनके
is perpendicular separation. So R perpendicular. Okay, R perpendicular is here. And what is this? This length is what? Okay, you are assuming this situation like this. Here this is breadth side. ये पूरा breadth side है. Means ये पूरी B है और breadth side है. तो ये R परपेंडिकुलर क्या होगा? ये तो थीटा है, तो ये कितना होगा? ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, ये आप जानते हैं. P एक Q है, यहाँ थीटा है, तो ये कंफ्यूज ना होइएगा, ये थीटा है. ओके, सो ये 90 माइनस थीटा ये एंगल हो जाएगा. सो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? ये भी थीटा होगा. तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ऐसा हो जाएगा. तो ये क्या होगा? थीटा. ये एंगल थीटा और यहाँ थीटा. फिर याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड और चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन के बीच का एंगल नहीं है, ये नॉर्मल टू द सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है. ठीक है, तो जब ये थीटा है, ये बी है, यहाँ 90 है, तो फिर आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं? आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा. समझ पा रहे हैं? ओके, आप जरूर एक बात को पहुंचाइएगा मेरे तक कि अगर आप नहीं समझ में आया है तो फिर हम आपको कोशिश करेंगे बताने की, लेकिन ध्यान समझेंगे तो फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. आप थोड़ा इसको 3 डायमेंशन पूरी पिक्चर को आप थोड़ा सा अपने दिमाग से सेट करिए, किधर किधर हो रहा है, कहाँ जा रहा है. तो ये हो गया. तो इन्हीं दो फोर्सेस जो F1 F2 है, इन्हीं को बोल रहे हैं कि दे आर फॉर्मिंग कपल, and due to these forces this loop is experiencing torque. Forces acting on bed sides will be always along the same line and they have no contribution in total torque. Okay, so return to this part here. Forces acting on breadth sides, okay, will be along the same line in any orientation. वो चाहे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, किसी ओरिएंटेशन में वो दोनों फोर्सेस अपोजिट तो होंगे और दोनों सेम ही लाइन में होंगे. ठीक है, सेम लाइन एंड अपोजिट टू ईच अदर, ओके. ये अपोजिट हो गए एक दूसरे के अपोजिट, है ना. तो इसमें क्या समझेंगे? उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा टोटल टॉर्क में. सो they have no contribution in total torque, acting on the loop. Okay, so these forces F1, so torque on the loop due to forces on length side. Now torque on the loop due to F1 and F2 is how much? The magnitude of torque
equals magnitude of one force, magnitude of force F1 और F2 कोई भी होगा into R perpendicular. Okay, R perpendicular, and this R perpendicular is B sin theta. B is breadth here, and this is force is IBL, and R is B sin theta, and this theta, it has been shown here, theta is angle between normal to the surface of loop and direction of magnetic field. So this is theta, and this theta is it is variable angle. As this loop turns, this angle changes. So this is not always 90 degree. Okay, and L into B. See, L into B. This is rectangular dot, और L into B क्या हो जाएगा? This will be magnitude of area. Okay, area of the loop. This is rectangular loop. So I mean L into B. L into B equals magnitude of area, magnitude of area of the loop, okay, और ये A है तो क्या लिख सकते हैं इसको, then tau equals IAB sin theta. Okay. So this is magnitude of torque acting on the loop. Now next to it, what we have to do? Any system, any body, which when placed in some external field, if it experiences torque, or you can say opposite force on opposite sides, then this system will be known as dipole. Okay. So after placing the magnetic field, this system means this rectangular loop or this current loop, it is experiencing torque or opposite forces on opposite sides, then certainly this is magnetic dipole. Okay. So we know that any system. So we can write here, since we know that any system, okay, which opposite sides experience opposite force in the field, opposite force in the field, okay, in the external field, it is known as dipole. Okay. Therefore, a current carrying loop acts like a magnetic dipole, in an external field. इसका मतलब क्या हुआ? ये करंट कैरिंग लूप क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल ही है। तो फिर इसी को हम लिख क्या सकते हैं?
this implies that a current carrying loop, okay, loop is a magnetic dipole. तो फिर ये मैग्नेटिक डाइपोल हम इसको कहेंगे। और ये जो रिजल्ट है अभी ऊपर आया क्या, टाउ इक्वल्स IAB sin theta, it is generalized to all types of loops, any loop of any shape, okay. So the result of rectangular loop, okay, a rectangular loop is extended, or you can say or generalized to, okay, generalized to the loops of any shape, किसी भी शेप के लूप के लिए जनरलाइज किया सकता है या एक्सटेंड किया सकता है। तो फिर क्या होगा, अगेन लेट्स सी दैट रिलेशन टाउ इक्वल्स IAB sin theta। सो लेट अस रीराइट So let's see, right, tau equals IAB sin theta, clear? So this I into ऐसे सिस्टम के लिए क्या है, थीटा तो जाने, ये ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल है किसके बीच, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, आई और ए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बी को छोड़ दीजिए बाहर की चीज है, वो फील्ड रहे चाहे ना रहे, आई और ए एक अलग चीज है जो लूप से जुड़ा हुआ है। और ये कहिए कि आई और ए मैग्नेटिक फील्ड और ओरिएंटेशन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, ये चीज लूप से रिलेटेड क्वांटिटीज हैं, आई इंटू ए, दीज बोथ डिसाइड, okay, these are independent of field and these both decide the torque acting on the loop. So these are called magnetic moment of the dipole. So I into the quantity, okay, the quantity I into A is independent of B and theta, okay, but it decides the value of torque or magnitude of torque, but it decides the magnitude of torque, the magnitude of torque, okay, in any orientation, so this quantity is known as magnetic moment or magnetic dipole moment of the loop, okay. So this quantity I into A is termed as what? Magnetic moment
moment of what? Magnetic moment of the loop. So current होगा तो magnetic moment होगा, current जीरो होगा तो magnetic moment जीरो होगा. It is denoted by M and it is denoted by M and it is denoted by, okay, denoted by M. So M equals I into A. So M is vector quantity. I is what? I is scalar quantity. A, it will represent area vector if required. So M will be in the direction of A and A is in the direction of normal. So this is here, this is direction of A, you can mark here, this is direction of A and this is direction of A, okay, or this is direction of A here, it is written. So this is direction of M also, okay. So M and A, so M is vector quantity, M is vector quantity which is in the direction of A, which is in the direction of A, in the direction of A. So we can write here M equals I into A. This is magnetic dipole moment or dipole moment, okay, magnetic dipole moment, dipole moment, or simply magnetic moment, okay, or magnetic moment. Torque acting on the loop can be written in the vector form also. Now the magnetic torque can be written in vector form, कैसे लिख सकते हैं? देखिए M की डायरेक्शन भी यही है, वही. यहां पर टॉर्क कैसे लग रहा है? These two forces or this torque is tending to turn this loop clockwise. तो clockwise टर्न करेगा तो टॉर्क तो अंदर होगा, इनवर्ड होगा. सो टॉर्क इज इनवर्ड हियर. तो क्या करना पड़ेगा? M और B हैं, I अभी तो लिखा हुआ था, तो M और B आएंगे. एम बी साइन थीटा आप कह सकते हैं यहाँ पर. सो ये चीज़ें जो यहाँ पर है आपका, देखिए टॉर्क टाउ इट्स मैग्नीट्यूड, ये कितना है? एम बी साइन थीटा, ये है. और वेक्टर फॉर्म में इसको m क्रॉस बी या b क्रॉस m लिख सकते हैं, वो कुछ ऐसा होगा. लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, ये टॉर्क तो इनवर्ड है, तो क्या होना चाहिए? m क्रॉस b होना चाहिए. क्योंकि राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इधर m होगा, इधर b होगा, तो अंदर का टॉर्क मिल रहा है, इनवर्ड टॉर्क मिल रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश कर रहा है. तो जब क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब टॉर्क क्या अंदर होगा. तो m क्रॉस b, यानी m क्रॉस b लिखना पड़ेगा हमको. तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल्स m क्रॉस b. ये एक रिलेशन मिल गया आपको ऐसा. और अगर एक कंडीशन सोचिए, अगर यही लूप क्या है, मल्टी टर्न क्वाल में टर्न चेंज कर दिया जाए तो कन्वर्ट हो जाए, तो यानी उसी लेंथ और ब्रेड्थ के साथ एन टर्न क्वाल बना दे, एन टर्न थिन क्वाल, तब क्या हो सकता है? तब तो फिर ये जो फोर्स है एन टाइम्स हो जाएगा, तो टॉर्क भी एन टाइम्स हो जाएगा.
परपेंडिकुलर सेपरेशन तो वैसे ही आर परपेंडिकुलर लिखेंगे बी साइन थीटा, तो फोर्स एन टाइम्स हो जाएगा, इट विल रिजल्ट टॉर्क एन टाइम्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा फिर एन आई ए हो जाएगा। ओके, सो इफ दिस लूप इज रिप्लेस्ड बाय एन टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल, अब तो कोई भी लूप हो, कोई भी कॉइल हो, करे किसी शेप का हो, आई इंटू ए क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही होगा। तो आइए ये मैग्नेटिक मोमेंट अब देखिए क्या हो जाएगा, इफ लूप इज रिप्लेस्ड बाय एन टर्न रेक्टेंगुलर coil of same dimensions, ओके, तब क्या हो जाएगा, तब फोर्स क्या हो जाएगा, जो लेंथ वाले आर्म पर फोर्स होगा वो एन टाइम्स हो जाएगा। देन फोर्स ऑन द आर्म on the length arm, ये कितना हो जाएगा, F इक्वल्स एन आई बी एल, ऐसा हो जाएगा ना, एन आई बी एल। देन टॉर्क, देन मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, then magnitude of torque equals NIAB sin theta, और M equals NI into A, तो ये हो जाएगा। और ये टॉर्क देख लीजिए कौन सिचुएशन में मैक्सिमम है, कब मिनिमम है। अगर ये नॉर्मल टू द सरफेस क्या है, फील्ड से 90 डिग्री पर है, तो टॉर्क मैक्सिमम है। ठीक, तो केसेस क्या हैं, केसेस 1, अगर ये क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू द फील्ड, नॉर्मल टू द सरफेस, इट्स सरफेस इज परपेंडिकुलर, ओके, और plane of loop is parallel to the field, देख लीजिए पैरेलल कह रहे हैं, पैरेलल टू द फील्ड, तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, देन टॉर्क will be maximum, so tau maximum, it comes what, so tau maximum, ये कब होगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर सेपरेशन सबसे ज़्यादा होगा, है ना, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा उस समय, तो जो आर परपेंडिकुलर होगा उस समय कितना होगा, आर परपेंडिकुलर उस समय बी के इक्वल होगा, और टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, सो एन आई ए बी, या क्या लिख सकते हैं, एम इंटू बी, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर इसको इस टॉर्क के अंडर में अगर टर्न करने दिया जाए तो टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा, और किस पोजीशन में जाने पर, ये ऐसी पोजीशन एक्वायर करेगा जब क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी पोजीशन एक्वायर करना चाहेगा। सो केस 2, ओके, इफ लूप मीन्स कौन सा, करंट लूप, इफ करंट लूप is
allowed to turn under the torque, ओके, क्या करेगा ये? इट टेंड्स टू एक्वायर द पोजीशन, विच पोजीशन? द ओरिएंटेशन where theta is 0, means torque is 0 or torque is 0, या लूप का प्लेन क्या हो जाएगा? फील्ड के परपेंडिकुलर, और प्लेन ऑफ लूप perpendicular to field, ऐसी केस है। ओके, तो इस मामले में क्या हो जाएगा? आप क्या लिख सकते हैं इसको? ये कौन सी ओरिएंटेशन है? थीटा 0 कही रहे। सो ये ओरिएंटेशन क्या है? इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दिस ओरिएंटेशन is stable equilibrium, ये ओरिएंटेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, इसका डाइपोल का या मैग्नेटिक डाइपोल का या करंट लूप का कहिए। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? अगर थीटा मान लेते हैं 180 है तो मीन्स अगर इसको टर्न कर दिया, जैसे इसे जब टर्न कर दिया गया, फोर्सफुली इसको टर्न कर दिया जाए, डाइपोल मोमेंट किधर पॉइंट करें? फील्ड के अपोजिट, तब भी टॉर्क जीरो होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो तुरंत वापस आ जाएगा किधर? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर, स्टेबल इक्विलिब्रियम की ओर आ जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है जहां पर इफ करंट लूप इज turned such that theta equals 180 degree, again r perpendicular equals 0, okay, r perpendicular equals 0 and torque is 0 and torque is 0, ओके। तब ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हालांकि यहां से थोड़ा भी डिस्टर्ब होगा तो क्विकली वो लौटेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की ओर, ओके। सो दिस ओरिएंटेशन यहां भी नेट टॉर्क 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओरिएंटेशन is called what? Stable equilibrium, unstable equilibrium, okay, unstable equilibrium। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर इसमें से अनस्टेबल इसलिए है कि इसको अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दिया गया तो क्या हो जाएगा? ये रिटर्न हो जाएगा, ओके। इफ dipole is disturbed slightly, it returns quickly
to its stable equilibrium. Stable equilibrium orientation. ओके, तो ये इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन की ओर तेजी से लौटता है। अब क्या है यहां पर इक्विलिब्रियम हम क्यों कह रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो है। इक्विलिब्रियम में अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हमेशा है, और टॉर्क जीरो हो जाएगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। हाँ, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो डिफरेंट साइड्स डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती हैं, तो वहाँ पर एक्सेलरेट कर सकता है एक करंट लूप या डाइपोल, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ एक्सेलरेशन भी हो सकता है ऐसे। तो इन केसेस में अभी देखिए हम इसको, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए क्या है, अगर दोनों ये दोनों साइड्स में अगर फोर्स सेम है, अभी अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is non-uniform, then F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F2 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, डाइपोल में एक्सेलरेट। ओके, देन करंट लूप में एक्सेलरेट लिनियरली। ओके, ऐसा हो सकता है, तब इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, तो एक ये भी केस होती है, अदरवाइज क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। ओके, अदरवाइज नेट ट्रांसलेशनल फोर्स इज जीरो। तो हम समझते हैं कि इसको यहीं रोकना चाहिए, काफ़ी ये वीडियो बड़ा होता जा रहा है। तो हाइए, ठीक है, आप इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा, समझिएगा इसको, हर स्टेप को। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो आप ज़रूर उसको समझने की कोशिश करिए। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लाएंगे हम इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम केसेस के, तो वो भी आएगा इसके बाद। और इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियो आपको इस पार्ट में आगे आने वाले हैं और आगे भी आते रहेंगे। और आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिए और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। तो थैंक यू बच्चों फॉर बीइंग विद अस। आगे भी आप साथ देते रहिए, पढ़ते रहिए जम के, और अपने सुझाव देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।